हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे डीपीएसपीस का आर्टिकल 48, 48A, 49, 50 एंड 51। लेक्चर के स्लाइड्स आप लोगों को मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ ही मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। और मेरे जो 4 लेक्चर अनअकैडमी पर होते हैं, जिसमें से एक होता है 12 बजे सी सेट का, 4:30 बजे मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, और 9 बजे रात को 20 एमसीक्यूज होते हैं विद एक्सप्लेनेशन। और जो चौथा सेशन है वो सुबह 9 बजे होता है पॉलिटी का। चैप्टर वाइज सेशन लक्ष्मीकांत के इसमें कवर करे जाते हैं, जिसमें हम लोग पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं। उसके अलावा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो अनअकैडमी कॉम्बैट है वो हर संडे को होता है, तो 18 अप्रैल को भी होगा 11 बजे। अगर आप अनअकैडमी कॉम्बैट देते हैं तो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है प्लस सब्सक्रिप्शन पर। आप लोग रेफरल कोड यूज़ कीजिए CSIAS10, इससे आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी प्लस परचेज करने के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, और सबसे पहले कवर करते हैं आर्टिकल 48। तो मैं आपको बताता हुआ चलता हूं, आर्टिकल 48 गांधीयन और लिबरल दोनों कैटेगरीज से बिलोंग करता है। इन शॉर्ट आर्टिकल 48 जो है वो बात करता है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करने की। किस तरीके से प्रमोट करने का? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें करने का। मतलब कि सरकारों को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो बेहतर तकनीक के इस्तेमाल से एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को बेहतर बना सकें। अब भाई देखिए, बात समझने वाली ये है, जैसे कि गांधी जी कहते थे कि असली भारत जो है वो गांवों में बसता है, ठीक है, और गांवों के लोग डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पर, एनिमल हस्बेंड्रीज पर। तो उनको प्रमोट करना, उनमें बेहतर तकनीक लाना, उनमें बेहतर सुविधाएं लाना, ये सरकारों का कर्तव्य बनता है, और उन्हें अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटीज के हिसाब से इसको फुलफिल करने के लिए ज़रूर कदम उठाने चाहिए। अब मैंने ये वर्ड यहाँ पर क्यों इस्तेमाल करा, अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटीज के हिसाब से? क्योंकि हमारे जो डीपीएसपीज हैं वो इसी मंशा के साथ बनाए गए हैं कि जैसे जैसे सरकार इकोनॉमिकली स्टेबल होती जाएगी, इकोनॉमिकली ज़्यादा कैपेबल होती जाएगी, वैसे वैसे सरकार इन डीपीएसपीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कदम उठाएगी। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं? इन पर्टिकुलर टेक स्टेप्स फॉर प्रिजर्विंग एंड इम्प्रूविंग द ब्रीड्स। मतलब कि अगर कोई इम्प्रूव्ड ब्रीड्स कैटल्स की आपकी हैं तो वो। उसके बाद प्रोहिबिटिंग द स्लॉटर ऑफ काउज एंड काव्स इन जनरल यूज करा गया है, इसमें सभी तरह के एनिमल्स। और मिल्च एंड ड्रॉट कैटल्स, सभी तरीके के दूध और बिना दूध देने वाले कैटल्स, सभी तरीके के जानवरों का आपने एनिमल हस्बेंड्री का प्रमोट करना है उनको, और उनमें बेहतर सुविधाएं आपको, बेहतर तकनीक आपको लेकर आनी है। चलिए जी, अगली बात है आर्टिकल 48A की। आर्टिकल 48A लिखा गया है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ये आर्टिकल किसी ना किसी अमेंडमेंट के जरिए ऐड करा गया होगा। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 द्वारा इसे ऐड करा गया था। और साथ ही ये जो है एक लिबरल इंटेलेक्चुअल टाइप का डीपीएसपी है। ये कहता है कि सरकार का, स्टेट का ये कर्तव्य बनता है कि वो प्रोटेक्ट करे और इम्प्रूव करे आपके एनवायरनमेंट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया 2017 में। सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि द यूज ऑफ फायर क्रैकर्स इन नेशनल कैपिटल रीजन इज अ मेजर सोर्स ऑफ नॉइज एंड एयर पोल्यूशन causing immense harm to lives and health of citizen. It is the duty not only of the state but also citizens to ensure health and environment, to ensure healthy environment. तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सरकार ने जो बैन लगाया है फायर क्रैकर्स के ऊपर वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि वो बहुत किस्म का नॉइज़ और एयर पोल्यूशन करते हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ हमारे देश के नागरिकों की भी है। अब प्लीज़ वो कुतर्क मत दीजिएगा कि जी केवल क्या पटाखे जलाने से ही पॉल्यूशन होता है। तो इस तरीके की बात प्लीज़ आप यूपीएससी एस्पिरेंट से ना सोचिएगा, ना करिएगा। जहाँ पर जितना हो सके डैमेज कंट्रोल करना है उतना हमें डैमेज कंट्रोल करना है। मतलब जितना जहाँ पे करा जा सकता है उतना हमें करना चाहिए। जो चीज़ें हमारे बस में हैं उतनी हमें करनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 49 की। तो आर्टिकल 49 ये कहता है कि अपने मॉन्यूमेंट्स को, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के आपके मॉन्यूमेंट्स हैं, प्लेसेस हैं, उन सभी को आपको प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। तो क्या लिखता है? इट शैल बी द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट और प्लेस और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट to be of national importance from spoliation, disfigurement, destruction, removal, disposal or export
एज द केस में बी डिक्लेयर्ड बाय और अंडर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, मतलब जिसको पार्लियामेंट डिक्लेयर करे कानून बनाकर। तो ये जो इसमें बीच में जोड़ा गया ब्रैकेट में, ये कब जोड़ा गया, ये सब्स्टिट्यूट करा गया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से, डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ, ये इससे ऐड करा गया इसमें 49 में। सेम ये भी लिबरल इंटेलेक्चुअल टाइप का है, तो ये कहता है कि मॉन्यूमेंट्स को स्पॉइल यानी कि गंदा करने से, डिसफिगरमेंट उनके साथ छेड़छाड़ करने से, ठीक है, होते हैं ना वहाँ जो आप मॉन्यूमेंट्स में घूमने के लिए जाते हैं, पुराने जो हमारे पौराणिक और ऐतिहासिक जो आपके इमारतें और किले होते हैं, वहाँ पर जो आप घूमने जाते हैं तो लिख दिया कि टिंकू लव्स चिंकी, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, डिस्ट्रक्शन नहीं करना है, तोड़ फोड़ उनकी नहीं करनी है, उनको अपनी जगह से हटाना नहीं है, डिस्पोज नहीं करना है, एक्सपोर्ट नहीं करना है, जो भी सारी चीज़ें हैं, तो इन सब को बचाना सरकार का कर्तव्य होना चाहिए। आर्टिकल 50 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताता है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है, यानी कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव आपके दोनों अलग अलग हैं, कोई भी एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। जो भी आपकी पब्लिक सर्विसेज यानी कि जो भी आपकी सुविधाएं किसमें, दैनिक हित में, सॉरी दैनिक हित नहीं होगा, जनहित में जो भी आपकी सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं, प्रोवाइड करवाई जाती हैं सरकार द्वारा, उसमें जुडिशियरी का किसी किस्म का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दूसरा, एग्जीक्यूटिव को जुडिशियरी के काम में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इसी रिगार्ड में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली दैट कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट लेजिस्लेचर टू इनेक्ट पर्टिकुलर काइंड ऑफ लॉ, ठीक। द प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउज, बफेलोज एंड हॉर्सेस कैन नॉट बी इम्पोज्ड बाय कोर्ट, इट इज अ मैटर ऑफ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। ये डिसीजन आया 2007 में। और सेपरेशन ऑफ पावर हैज टू बी व्यूड थ्रू प्रिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड फॉर अपहोल्डिंग गोल्स ऑफ जस्टिस इन इट्स फुल मैग्नीट्यूड। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं पहले, या मतलब मैं क्या बता चुका हूं, ये हम सब पढ़ चुके हैं कि फंडामेंटल राइट्स में जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट को किस मंशा के साथ एज अ कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, और उसे हमें बिल्कुल लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से टोटली अलग रखना है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट क्या काम करता है, सुप्रीम कोर्ट क्या काम करता है कि भाई जो भी कानून संसद द्वारा बनाए जाते हैं उनकी विवेचना सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, एज द केस में भी जो भी जिस भी तरीके की सिचुएशन चल रही होगी, अकॉर्डिंगली जैसे भी सुप्रीम कोर्ट के पास वो मुद्दा पहुंचा होगा, अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट उसमें जजमेंट दे सकता है। तो क्या है कि जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव से पूरे तरीके से अलग होनी चाहिए, इन दोनों की कार्यप्रणाली अलग अलग होनी चाहिए और एक दूसरे को किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सेम इट ऑल्सो बिलोंग्स टू द लिबरल इंटेलेक्चुअल कैटेगरी। अगला आता है आपका प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, ठीक है, हमारे दूसरे देशों के साथ जो रिश्ते हैं वो सम्मानजनक होने चाहिए और दूसरा न्यायकारी होने चाहिए। हमें किसी एक देश को अननेसेसरी उसको फेवर नहीं करना चाहिए और किसी देश को अननेसेसरी हमें जो है उसको क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए। तो हमें सबके साथ जस्ट और ऑनरेबल रिलेशंस बना के चलने हैं। दूसरा, जो भी फॉरेन ट्रीटीज हो रही हैं, जो भी इंटरनेशनल लॉज हैं जो कि भारत के लिए इंपॉर्टेंट हैं, सभी को उनका सम्मान करना चाहिए, ठीक है, आप ये बात समझे आप लोग। और जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं, जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनको आर्बिट्रेशन यानी कि मध्यस्थता के द्वारा सुलझाना चाहिए, अर्थात दोनों पार्टीज बैठ के आपस में बात करें, चर्चा विशेष करें और डिस्प्यूट्स को हैंडल करने की कोशिश करें। दूसरा यहाँ पर जो लिखा है, फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस इन द डीलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड peoples with one another, in the dealings of organized peoples with one another and encourage settlement of international disputes। और जो भी ट्रिटीज आपने एक दूसरे के साथ साइन करी हैं, जो भी ऑब्लिगेशन आपने किसी दूसरे देश के साथ साइन करी हैं, उनको पूरे तरीके से सम्मान देना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको फुलफिल करना चाहिए। इस रिगार्ड में चार मुख्य चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने विद फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ वेरियस केसेस बताई हैं। पहली क्या है, इंटरनेशनल ट्रीटीज डू नॉट ऑटोमेटिकली बिकम द पार्ट ऑफ नेशनल लॉ। इंटरनेशनल ट्रीटीज डू नॉट become part of national law।
ऐसा नहीं है कि आपने किसी के साथ कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन कर ली और वो कानून बन गया आपके देश में। नप, जैसे मान लेते हैं हम बेजल नॉर्म्स, आपने उनको फॉलो करने के लिए हामी भरी, तो ऐसा नहीं है जो बेजल नॉर्म ऑफ बैंकिंग है वो डायरेक्टली आपके नेशनल लॉ का पार्ट बन गए, नहीं। लेजिस्लेचर को, हमारे देश के पार्लियामेंट को उनके लिए अप्रोप्रिएट कानून बनाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट क्या है? हाउएवर नेशनल कोर्ट्स generally interpret statutes as to maintain harmony with the rules of international laws। यानी कि हमारे जो देश के कोर्ट हैं वो कभी कभार ऐसा करते हैं कि जो हमारे जो स्टैट्यूट्स हैं वो उनकी विवेचना या उनका इंटरप्रिटेशन इस हिसाब से करते हैं कि वो इंटरनेशनल लॉज के साथ कोहेरेंस में रहें या हार्मनी बरकरार रखें। ऐसा नहीं करना चाहिए, या कह लीजिए कि इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो नेशनल लॉज हैं वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, उनको आप साइडलाइन नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात इसमें क्या ध्यान रखनी है? नेशनल लेजिस्लेशन इवन इफ कॉन्ट्ररी ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड। अर्थात हमारे जो देश के कानून हैं भले ही वो कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर के क्यों नहीं है इंटरनेशनल लॉज के साथ, हमें तो भी उनका सम्मान करना चाहिए। हम इंटरनेशनल कानूनों का सम्मान करने के चक्कर में, यानी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करने के चक्कर में या अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं को संपूर्ण करने के चक्कर में हम अपने देश के जो हमारे हमारे जो आंतरिक कानून हैं हम उनका हनन नहीं कर सकते, हम उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, हम उन्हें नीचा भी नहीं दिखा सकते। और डी पॉइंट क्या बोला है? पावर टू इम्प्लीमेंट ट्रीटीज बिलोंग एक्सक्लूसिवली टू द यूनियन अंडर आर्टिकल 253। अर्थात इंटरनेशनल ट्रीटीज को फुलफिल करने के लिए जिस भी तरीके के कानून बनाने हैं या जो भी कोई उसके लिए कदम उठाने हैं वो एक्सक्लूसिवली यूनियन के अंडर आता है। और अगर संघ चाहे तो उस केस में जब उसे इंटरनेशनल ट्रीटीज को फुलफिल करने के लिए कोई भी कानून बनाने हैं तो वो स्टेट के सब्जेक्ट्स में भी दखल दे सकती है। सो आर्टिकल 253 आपकी यही बात कहता है। तो एक बार आप लोग आर्टिकल 253 का सब्जेक्ट मैटर पढ़ लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। डीपीएसपीज के आर्टिकल मैंने आपसे सारे डिस्कस कर लिए हैं, सिर्फ जो बचा है वो है आर्टिकल नंबर 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अगले लेक्चर में आपको वही मिलेगा। बाकी इंपॉर्टेंस और इसके जो क्या बोलते हैं जो कॉन्स और प्रोज हैं वो आप लोगों को सब पता ही है, वो शायद डिस्कस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार लक्ष्मीकांत रीड कर लेंगे तो आपको वहाँ से सारे पता चल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। और किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप मुझे लिख सकते हैं इस ईमेल आईडी पर, और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।